नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आज क्या है खास कृषि समाचार में, आइए देखते हैं पहले मुख्य समाचार। राज्य की 5,178 जीविका दीदी बनी कृषि उद्यमी। जीरो टिलेज पद्धति अपनाए, जल बचाए। और साहिवाल और गिर नस्ल की गाय पाले किसान। और अब खबर विस्तार से। प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में 5,178 जीविका दीदी कृषि उद्यमी बनाई गई। इन सभी को कृषि कार्य की जानकारी के लिए 3 माह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। भविष्य में प्रदेश की हर एक पंचायत में एक कृषि उद्यमी सेवा केंद्र खोला जाएगा, जिसमें जीविका दीदियां स्थानीय स्तर पर किसानों को तकनीकी सहायता एवं उत्पादन बढ़ाने की जानकारी देंगी। कृषि उद्यमी सेवा केंद्र के माध्यम से किसानों को खेती की तकनीक, खेत में बुवाई और सिंचाई का सही समय, फसल में कीट व्याधियों के प्रकोप पर कीटनाशकों के इस्तेमाल और खेती के लिए खाद, बीज एवं पशु आहार की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो रही है। साथ ही समय समय पर सब्जी और फलों के उत्पादन में किए जा रहे प्रयोगों की जानकारी जीविका दीदियों के जरिए प्रदेश के किसानों को पंचायत स्तर पर मिल रही है। मत्स्य पालक कृषकों, मछली पालन एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है। ऐसे में सफल मछली पालन के लिए आप तालाब प्रबंधन पर विशेष ध्यान जरूर दें। मछलियों को बीमार होने से बचाएं। तालाब प्रबंधन के साथ साथ आप मछलियों के आहार का प्रबंधन समुचित तरीके से कर लेते हैं तो आपका उत्पादन काफी बेहतर होगा और आप भी इसे बड़े होते व्यवसाय के लाभांश का हकदार बन सकते हैं। कृषि को आधुनिक और इको फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार कई तरह के कृषि यंत्रों को बढ़ावा दे रही है। अभी खेतों में फसल अवशेषों को जलाने की समस्या एक ज्वलंत मुद्दा है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने वैसे कृषि यंत्र किसानों के लिए उपलब्ध करवाए हैं, जिसकी सहायता से खेतों में पराली जलाने के बजाय अवशेष मिट्टी में ही दब जाते हैं। सुपर सीडर एक ऐसा ही कृषि यंत्र है जिसकी मदद से फसल अवशेषों को इको फ्रेंडली प्रबंधन हो जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरकता भी काफी हद तक बढ़ती है। जीरो टिलेज तकनीक अर्थात शून्य जुताई वह प्रक्रिया है जिसमें फसल के बीज को ड्रिलर के माध्यम से बिना भूमि की पूर्व तैयारी के बोया जा सकता है। शून्य जुताई से न केवल खेतों की लागत में कमी होती है, बल्कि साथ ही साथ इससे मिट्टी का कटाव, फसल की अवधि और सिंचाई की कम आवश्यकता के साथ खरपतवार का प्रभाव या यूं कहा जाए कि प्रबंधन भी काफी आसानी से हो जाता है। जुताई यानी टीलेज को फसल चक्र का पहला चरण माना जाता है। खेत तैयार करने के लिए कृषि उपकरणों की मदद से मिट्टी की ऊपरी सतह को पलटा जाता है। जुताई का मुख्य उद्देश्य अगली फसल के लिए खेत तैयार करना, खरपतवार को उखाड़कर खत्म करना, मृदा अपरदन को कम करना, हानिकारक कीटों को मारना एवं मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति न्यूनतम जुताई या बिना जुताई अर्थात जीरो टिलेज के द्वारा की जा सकती है। जीरो टिलेज फसल उत्पादन का सही तरीका है जिसमें मिट्टी को पारंपरिक तरीके से जोतने की जगह विशेष उपकरणों की मदद से सीधे मिट्टी को पलटे बिना बीज की बुवाई की जाती है। जीरो टिलेज पद्धति से खेती में प्रति एकड़ 5% पानी की बचत होती है, जो वर्तमान स्थिति में समय की आवश्यकता भी बन चुकी है। शून्य जुताई सीधी बुआई वाले चावल, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग आदि के लिए खरीफ मौसम में तथा गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर आदि के लिए रबी मौसम में बेहतर साबित हो रहा है। पशुपालक कृषकों, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोकुल मिशन योजना बिहार सहित पूरे देश में पशुपालकों की समृद्धि का एक बड़ा कारण साबित हो रहा है और इसे हम कह सकते हैं कि मील का पत्थर भी साबित हो रहा है। इसके अंतर्गत पशुपालकों को देसी गाय की नस्ल बढ़ाने के लिए नए तकनीकों के इस्तेमाल पर
के विषय पर ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसलिए दुग्धारू पशुपालन के लिए आप देसी नस्ल की गायों पर ही भरोसा करें। हमारी तरह पशु भी वातावरण के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं, इसलिए दूध के लिए पशुपालन करना हो तो हमेशा देसी नस्ल की गाय और भैंस ही पालें। साहिवाल और गिर प्रजाति की गाय देसी नस्ल की होने के कारण यहाँ की आबो हवा से परंपरागत रूप से काफ़ी परिचित होती हैं। इन नस्ल की गायों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी संकर प्रजाति की गायों से काफ़ी बेहतर होती है। यही बात मुर्रा नस्ल की भैंस पर भी लागू होता है। ये दूध थोड़ा कम देती है, लेकिन उनके दूध में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। देसी नस्ल की गाय हर साल बच्चा जनने में सक्षम होती है और उनके पालने में कम खर्च भी आता है। इसलिए अगर आप पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं तो गाय के लिए साहिवाल और गिर तथा भैंस के लिए मुर्रा नस्ल का ही गर्भाधान करवाएं अपनी गायों को। किसान भाइयों, अब एक नजर डालिए मंडी के भाव पर। वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार में आलू का औसत भाव 1343 रुपये प्रति क्विंटल है। मंडी में आलू का न्यूनतम बाजार भाव 1000 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि अधिकतम बाजार भाव 2200 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी तरह वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार में प्याज का औसत मूल्य 2800 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज का न्यूनतम बाजार भाव 2200 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि अधिकतम बाजार भाव 3500 रुपये प्रति क्विंटल देखा गया है। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। पूरे प्रदेश में अच्छी धूप निकलेगी और मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। साथ ही साथ इस दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। नमस्कार कृषक बंधुओं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में मैं पूनम आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम आपको अभी दिखा रहे थे खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरों को, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, उन्नत प्रभेद और साथ में मौसम का हाल। चूँकि अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम में आगे हम देखेंगे सॉयल हेल्थ कार्ड से जुड़ी फिल्म और साथ में सरकार की योजनाएं और ट्रांजिशन फीडिंग क्या है इस ब्रेक के बाद। कि जब गाय दूध नहीं दे रही होती है और दूध देती है तो आप समझिए कि 1 लीटर दूध में आपका जो है 4% की मात्रा में फैट होता है। तो जैसे ही अगर 10 लीटर दूध निकली तो उसी अनुपात में फैट निकलेगा। तो फैट निकलेगा तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? और अचानक से अगर आपने उस पोषक तत्व को उसमें मिलाया तो गाय का शरीर जो है, पाचन तंत्र जो है, उसको ठीक से पचा नहीं पाएगी। तो इसलिए मोटे शब्द में यूँ कहें कि शुरुआत से ही 21 दिन पहले से ही हम उसको धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। तो एनर्जी की मात्रा बढ़ाते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं बात करूंगी ट्रांजिशन फीडिंग के बारे में। जी हाँ, ट्रांजिशन फीडिंग एक्चुअली है क्या? यह दुधारू गायों में बयाने से पहले और बयाने के बाद, यानी बछड़े के जन्म के बाद आहार बदलाव जो किया जाता है उसी को ट्रांजिशन फीडिंग कहते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ में कि क्यों जरूरी है ट्रांजिशन फीडिंग, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह से।
नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जो हमारे पशुपालक भाई अपने घर में गाय या भैंस का जो पालन करते हैं अपने व्यावसायिक उद्यम को बढ़ाने के लिए, उनके लिए आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दुधारू जो गाय होती है उसका ट्रांजिशन फीडिंग का क्या महत्व है, उसका प्रबंधन कैसे करें। जी हाँ किसान भाइयों, और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार, जो विभागाध्यक्ष हैं पशु पोषण विभाग, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, जो ट्रांजिशन फीडिंग है दुधारू गायों के लिए, तो उसका ये है क्या सर? नमस्कार किसान बंधुओं। ट्रांजिशन फीडिंग, जैसे ट्रांजिशन अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब हुआ कि एक से दूसरे में परिवर्तन। प्रायः क्या होता है कि आप जब एक फेज से दूसरे फेज में जीवन के किसी भी इस तरह से होते हैं तो बहुत उसमें एक परेशानी सा चीज़ होता है। तो ट्रांजिशन का जो शाब्दिक मतलब यही हुआ कि एक फेज से दूसरे फेज में जाना। आप गाय पालन करते हैं तो गाय जो है वो आपके बचपन से लेके दूध देने तक या फिर बच्चा देने तक बहुत सारे फेजेस से गुजरती है। लेकिन जो ट्रांजिशन पीरियड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब एक गाय दूध दे रही होती है, दूध देने के बाद जिसको आप शुष्कावस्था कहते हैं, वो सूख जाती है यानी दूध नहीं देती है, और उसके बाद गर्भधारण होता है और उसके बाद फिर से दूध देना शुरू करती है। तो ये जो एक अचानक से उसमें ज़रूरत बढ़ती है हर एक पोषक तत्व की, क्योंकि आज तक वो गाभिन थी या बच्चा नहीं दे रही थी, और अचानक से क्या हुआ कि अब वो बच्चा दी और दूध की मात्रा शरीर से निकलना शुरू हुआ, तो साथ में क्या हुआ कि पोषक तत्व बहुत सारा निकल जाते हैं। तो इस अवस्था को कई बार गाय जो है संभाल नहीं पाती है। तो इसके लिए किसान बंधुओं को जागरूक होना होता है। और शाब्दिक शब्द में अगर हम कहें तो गाय के बच्चा देने से 21 दिन पहले और 21 दिन बाद की जो अवस्था होती है उसको हम ट्रांजिशन फीड कहते हैं या ट्रांजिशन मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल होता है कि गाय के पेट में जो बच्चा है वो बड़ा हो रहा होता है और उसको तुरंत के बाद जो है उसको ज़्यादा मात्रा में दूध देनी होती है। तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, एक टर्म दिया जाता है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। आपने सर बहुत ही अच्छी जानकारी दी ट्रांजिशन फीडिंग के बारे में, लेकिन हम ये भी आपकी जो सलाह है, जो उचित मार्गदर्शन है, हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे कि इसका महत्व क्या है, इसे हमारे किसान भाई किस रूप में इसके महत्व को समझें, ताकि जो दुधारू गाय हैं वो अपने जो दूध देने की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलता रहे। जी बिल्कुल, इसके बहुत महत्व हैं। आप एक कल्पना करिए कि आपने गाय को अच्छा से खाना नहीं दिया और अचानक से उसकी दूध की मात्रा बढ़ गई, तो दूध या तो की मात्रा कम हो जाएगी या नहीं तो अगर वो दूध दे रही है तो अपने शरीर से निकाल के वो दूध प्रोड्यूस करेगी, तो उस अवस्था में भी वो कमज़ोर हो जाएगी। तो सबसे पहला फ़ायदा जो होता है कि दूध की मात्रा, ट्रांजिशन मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो दूध की मात्रा बनी रहेगी। दूसरा जो होता है कि उसमें फैट और एसएनएफ की मात्रा जो है वो भरपूर रहेगी जितनी होनी चाहिए। तीसरी जो होती है कि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो स्वस्थ होगा, एबॉर्शन के चांसेस कम होंगे। चौथी जो होती है कि जो उसके शरीर का वज़न है वो कम होगा, वो कम नहीं होगा। नहीं तो प्रायः क्या होता है कि जब गाय दूध देना शुरू करती है तो उसका वज़न बहुत तेज़ी से घटता है, क्योंकि दूध की मात्रा के साथ साथ पोषक तत्व ही निकलता है। पांचवा चीज़ क्या होगा कि जो अगले बार गाभिन होने की संभावना है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। यानी कि हर एक मामला में, चाहे वो उसके दूध में हो, चाहे उसके गुणवत्ता में हो, चाहे वो उसके बच्चे की बात हो, चाहे उसके स्वास्थ्य की बात हो, सभी में इसका असर होता है। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है ट्रांजिशन फीडिंग। सर, जो हमारे किसान भाई हैं तो ये जो ट्रांजिशन फीडिंग है इसको कैसे शुरू कैसे करें? पहले आप जब गाय गाभिन होती है तो हम ज़्यादा खाना नहीं देते हैं उसको, तो क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसके दाना में, उसके आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप अचानक से बच्चा देने के बाद जब दूध देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको दाना देंगे, तो जब दाना देंगे तो लैक्टिक एसिड बढ़ेगा और एसिडोसिस की संभावना बढ़ती है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम उसमें दाना की मात्रा को बढ़ा देते हैं। दूसरा क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा को भी हम बढ़ाते हैं, और कई बार तो हम उसमें बाईपास प्रोटीन, बाईपास फैट भी मिलाते हैं ताकि फैट की मात्रा भी बनी रहे। तीसरी चीज़ होती है कि जो मिनरल और विटामिन होती है वो भी बढ़ा देते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब गाय दूध नहीं दे रही होती है और दूध देती है तो
आप समझिए कि 1 लीटर दूध में आपका जो है 4% की मात्रा में फैट होता है। तो जैसे ही अगर 10 लीटर दूध निकली तो उसी अनुपात में फैट निकलेगा। तो फैट निकलेगा तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? और अचानक से अगर आपने उस पोषक तत्व को उसमें मिलाया तो गाय का शरीर जो है, पाचन तंत्र जो है, उसको ठीक से पचा नहीं पाएगी। तो इसलिए मोटे शब्द में यूँ कहें कि शुरुआत से ही 21 दिन पहले से ही हम उसको धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। तो एनर्जी की मात्रा बढ़ाते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं, और जो विटामिन्स होते हैं वो देना शुरू करते हैं, फैट की मात्रा बढ़ाते हैं, बाईपास फैट बढ़ाते हैं। एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब गाय शुरुआत में बच्चा देने के बाद जो दूध देती है तो उसके खाने की क्षमता थोड़ी कम रहती है। तो जब कम रहती है तो क्या होगा कि पोषक तत्व से भरपूर वाला खाना हमको देना होगा। और इसीलिए जो मैं बताऊं तो ट्रांजिशन फीड का बहुत महत्व है। तो नहीं तो क्या होगा कि आपकी अच्छी दूध देने वाली गाय भी ज़्यादा दूध नहीं देगी, फैट की मात्रा कम हो जाएगी। सर, इसके दायरे में कौन कौन से ऐसे जो पोषक तत्व हैं या जो खाद्य पदार्थ हैं उसको दिया जा सकता है? अब पहला तो है कि अनाज की मात्रा को बढ़ा दें। अनाज की मात्रा को शुरू से ही धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें और 21 दिन के बाद जो है वो अपने पीक पे होगा। अब प्रोटीन जो होता है उसको बाईपास प्रोटीन कहते हैं। जो साधारण प्रोटीन हम देते हैं उसके अलावा बाईपास प्रोटीन भी हम देते हैं जो कि बाज़ार में उपलब्ध होता है। फैट, तेल, घी नहीं देना चाहिए, बाईपास फैट देना चाहिए। प्रायः जो है 1 से 1.5 किलो के आसपास हम जो है 1 क्विंटल में देते हैं। कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, खास करके जब दूध देती है। पहले नहीं देना चाहिए, 10 दिन पहले जो है कैल्शियम की मात्रा कम कर दें ताकि शरीर जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसको एक्टिवेट रहे और कैल्शियम का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाए। उसके बाद मिनरल्स। एक और चीज़ बताऊं कि जो गाय बच्चा जब देती है तो एक बीमारी होती है कीटोसिस, जो कि जिसको कि निगेटिव एनर्जी बैलेंस के कारण होता है। तो ऊर्जा की मात्रा को ठीक करेंगे तो कीटोसिस नहीं होगा। दूसरा होता है एक मिल्क फीवर। तो किसान बंधुओं को सलाह देते हैं कि जो उसके डाइट को हम एसिडिक बनाते हैं, जो सबसे घरेलू नुस्खा है जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, नौसादर बोलते हैं, वो अपने गाय के दाना में या तो ऊपर से 50 ग्राम मिलाना शुरू कर दें। तो जो मस्टाइटिस का केस होता है, थनैला रोग का होता है, उसकी संभावना कम हो जाएगी। या 1% जो है उसके दाने में मिला दें। तो ये सारी परिवर्तन हम उसके दाना में, खाना में करते हैं। हरा चारा तो देते ही हैं ताकि जो ट्रांजिशन जो फेज है बड़ा स्मूथली निकले और गाय को परेशानी ना हो, उसका बच्चा भी ठीक रहे, दूध की मात्रा भी ठीक रहे, फैट एसएनएफ भी ठीक रहे और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। प्रायः आमतौर पे ये देखने को मिलता है कि जब आपने गर्भावस्था की बात की तो 15 दिन समय रहता है तो वो जो देसी घी रहता है तो अपने पशुओं को देते हैं। तो ये कितना उचित है, देना चाहिए सर कि नहीं? नहीं, देसी घी नहीं देना चाहिए क्योंकि गाय में घी तेल का उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, उसकी पाचन क्षमता जो है वो खराब हो जाती है। अगर देना भी है तेल घी तब क्या करेंगे कि उसको हम बाईपास फैट दें, नहीं देना चाहिए, नहीं तो गाय आपके खाना बंद कर देगी, बहुत मुश्किल होगा। तो तेल घी से उसका पोषक तत्व नहीं बढ़ता है, उसकी एनर्जी नहीं बढ़ती है। उसमें मक्का का दर्रा दें, तेल घी ना पिलाएं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बतलाया कि जो ज़रूरी सावधानियां हैं जो ट्रांजिशन फीडिंग के बारे में, उसको अपना करके आप अपने दुधारू पशुओं का बेहतरीन ख्याल रख सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सॉइल हेल्थ कार्ड है क्या और किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जैसी तमाम जानकारियों के लिए आपको हम दिखाते हैं हमारी ये शॉर्ट फिल्म। तो आइए देखते हैं। देश की मिट्टी से ज्यादा फसल लेने की जिद और होड़ में मिट्टी की सेहत कभी सवाल नहीं बन पाती थी। रासायनिक खादों से धीरे धीरे मिट्टी की कम होती मासूमियत को दरकिनार कर किसान खराब फसल के लिए जलवायु परिवर्तन की दुहाई देता रहा, लेकिन कभी मिट्टी से उसका खैर मकदम नहीं पूछा गया। मिट्टी जो धान, गेहूं, तिलहन, दलहन की फसल देकर खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी का एकमात्र जरिया है, उस मिट्टी को भी कुछ चाहिए होता है। इस नजरिए से देखने का प्रथम प्रयास साल 2014 से शुरू हुआ, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की जनता ने देश के नेतृत्व की बागडोर सौंपी। उसके बाद देश की तरक्की के लिए हर क्षेत्र में नवाचारों ने आकार लेना शुरू किया। भारत की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि हाँफ रही थी।
प्रधानमंत्री ने किसान और किसानी के हित में कई नई योजनाओं को शुरू किया तो कुछ पहले से चल रही योजनाओं को नई धार देकर उन्हें समय संगत बनाया। किसानों का भला हो और उनकी जेबें भरी रहें, इसे ध्यान में रखकर कई योजनाएं लागू की गईं। उन्हीं में से एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 19 फरवरी 2015 को किया। इस योजना की थीम रखी गई स्वस्थ धरा खेत हरा। खातर कितना ही डाल दे, खाद कितना ही डाल दे, बीज कितने उत्तम से उत्तम ला दे, पानी में धरती को डुबो करके रखें, लेकिन अगर धरती ठीक नहीं है, धरा ठीक नहीं है, तो फसल पैदा नहीं होती, अच्छी फसल पैदा नहीं होती, कम फसल पैदा होती है, हल्की क्वालिटी की फसल पैदा होती है। और इसलिए किसान को पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी पे वो मेहनत कर रहा है उस मां की तबीयत कैसी है। धरती कहीं गेहूं की बम्पर फसल देती है तो कहीं जमीन चावल के लिए माकूल है, कहीं इसी जमीन से तिलहन की भरपूर पैदावार भी होती है। असल में यह सब निर्भर करता है मिट्टी में मौजूद तत्वों से। अगर विज्ञान के जरिए इन तत्वों की पहचान कर किसानों को सही सलाह दी जाए तो वे अच्छी पैदावार सुनिश्चित कर सकते हैं। कुछ इसी मंशा के साथ सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना या मिट्टी की सेहत से जुड़ी जानकारी की स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत देश के किसानों की जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन कर एक अच्छी फसल प्रदान करने में सहायता करना है। इस स्कीम के माध्यम से किसानों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिससे उनकी जमीन की मिट्टी किस प्रकार की है उसकी जानकारी दर्ज होती है। किसान अपनी जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। भारत का किसान हमेशा प्रधानमंत्री की नीतियों के केंद्र में रहा है। सरकार देश के किसान की आय बढ़ाने के प्रयास में लगातार जुटी है। मृदा स्वास्थ्य की योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिससे किसानों की मिट्टी की सेहत बेहतर बनाई जा रही है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ रही है। साथ ही उनकी पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय और कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना को राज्य और केंद्र शासित सरकारों में कृषि विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में किसानों के खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी दर्ज होती है। इसमें कितनी कितनी मात्रा किन किन पोषक तत्वों की है, किन तत्वों की कितनी जरूरत है और कौन सी फसल करने के लिए कितना और कौन सा खाद किसानों को खेत में इस्तेमाल करना चाहिए, ये सभी जानकारियां उसमें दी जाती हैं। कार्ड में खेतों के लिए पोषक उर्वरकों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे किसान उपयुक्त उर्वरक का उपयोग करते हुए उत्पादन में सुधार कर सकें। सबसे पहले एक अधिकारी आकर खेत की मिट्टी का सैंपल लेता है। उसके बाद खेत की मिट्टी को लैब या प्रयोगशाला में भेजा जाता है। वहां विशेषज्ञ मिट्टी की जांच करते हैं और मिट्टी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद वे रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कौन से तत्व मिट्टी में ज़्यादा हैं और कौन से कम। उसके बाद उस रिपोर्ट को एक एक करके किसानों के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, जिससे किसान अपनी मिट्टी की रिपोर्ट जल्द से जल्द देख सकें। उनके मोबाइल पर भी उसकी जानकारी पहुंचा दी जाती है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिंट कर घरों में पहुंचाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक 3 वर्ष में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी का पता लगाकर उसे दूर करने के उपाय सुझाए जा सकें। किसानों तक पहुंचने वाली देश की यह सबसे बड़ी योजना है। अब तक देश के 22 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं। इन कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर सिफारिशों के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8 से 10% तक की कमी आई है और उपज में 5 से 6% तक वृद्धि हुई है। इस योजना में रोजगार सृजन को भी संभव बनाया गया है।
इसके अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं 40 वर्ष तक की आयु के किसान मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं। प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जिसका 75% केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियां, कृषक समूह या कृषक उत्पादक संगठनों के लिए भी यही प्रावधान है। मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से मिट्टी की सेहत सुधर रही है, किसानों की उत्पादकता बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह योजना रोजगार का जरिया भी बन रही है। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास और नई जानकारियों के साथ। तब के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।